बच्चा 61 रुद्र को पता चल गया। मल्होत्रा मेंशन के अंदर अपने कमरे में चिंता के मारे इधर उधर कर रही आकृति सिर्फ रुद्र के बारे में सोच रही होती है। पता नहीं रुद्र कैसा होगा, कुछ रोशनी के चक्कर में रुद्र को पकड़ने की क्या जरूरत है। मन वादा तो किया था कि रुद्र को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वह आदमी बोल रहा था कि कितना खतरनाक है ये लाल मिट्टी वाला शैतान, मुझे तो रुद्र की चिंता और भी ज्यादा होने लगी है। मुझे वह रोशनी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन बिना रुद्र के मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन कैसे बनूंगी। इस पूरी दुनिया में सिर्फ रुद्र ही मेरे लायक है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना सोच करके खिड़की के बाहर देखते हैं, जहां पर इस समय रात का अंधेरा छाया हुआ रहता है और फिर मानो खुद से ही कह रही हो, उसे गुड़ैया को ढूंढकर रुद्र को उससे अलग करना पड़ेगा। पता नहीं आखिर माँ ने उसे कहाँ रखा होगा। दूसरी तरफ अभी भी उस लाल खून के शकल में अर्थ मुद्रा में बैठी रोशन अपना सारा ध्यान अपनी आंखों पर केंद्रित करती है। कुछ ही देर बाद जैसे ही रोशनी अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखें नीले रंग से चमकने लगती है और कुछ ही समय में वह सर नीला रंग एक जलती हुई मार्शल का रूप ले लेता है। फिर रोशनी अपनी आंखें एक झटके से खुलती है। अब तक उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी होती, उसके सामने मौजूद हवा में उड़ रही है। उसे जलती हुई आग के कारण रोशनी की परछाई उसे घेरे के अंदर, और देखते ही देखते रोशनी की परछाई उसकी तरह अर्थ मुद्रा में बैठी हुई रहती है और एक पल में ही बिल्कुल रोशनी जैसी हो जाती है। बस उसका रंग हल्का काला होता है। रोशनी अपना पूरा ध्यान उसे अग्नि पर केंद्रित करके एक गहरी आवाज में कहती है, अब समय हो गया है। यूनिवर्सिटी के बेसमेंट के अंदर उस धुएं का रंग सबसे ज्यादा गहरा लाल होता है। उससे धुएं के अलावा उस पूरी जगह पर कुछ भी नहीं। एक कोने में जहां पर दीवार में कई सारी दरारें थे, वहीं पर पीठ के बल लेट हुआ था। उसके सर से अभी भी धीरे धीरे खून बह रहा था। उसके 3 पीस बिजनेस सूट के अंदर मौजूद व्हाइट शर्ट पूरी तरह से खून से भीग चुकी थी। वही उसे थोड़ी दूरी पर एक दूसरा आदमी बेहोश पड़ा था, जिसकी हालत भी रुद्र जैसी थी। अगर रोशनी यहाँ होते तो इस आदमी को तुरंत पहचान जाती, क्योंकि यह और कोई नहीं बल्कि उसकी मां के बड़े भाई प्रशांत होते हैं। रोशनी और ईशान की मां के सबसे बड़े भाई राजीव मल्होत्रा से रोशनी की मां की शादी के बाद जब कंपनी का मर्जर हुआ था, तब से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर। अभी कुछ दिन पहले जब राजीव ने ईशान और रोशनी को कंपनी से बाहर निकाल दिया था और वह इंटरव्यू किया था, तभी इन्होंने तय कर लिया था कि और अपनी प्लानिंग के तहत बाकी बोर्ड ऑफ कन्वेंस करके राजीव को सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहते थे। जहां मोहिनी का प्लान एक तरफ रुद्र को अपने बस में करना था, तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी के मामा को अपने रास्ते से हटाकर उनके हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करना। Deem kadamam ki sata morta anaki tarifa bara rahi theora isa bata ka unhem andaja besamenta mem maujida vahalala dua dekit haim eka insana ka rupala raha tar isa samaya besamenta mem ekadama andhera tar rosani ki mama ora rudra ki alava surfa vaha insana ki rupa valalala danava tar deem kadamung satarapane sakara ki tarifa nukil danta usek bina kisi bava veil seher para apane apa banakara agatha। वहीं दूसरी तरफ जी आंख के गले को रोशनी ने तैयार किया था। इस समय वह बड़ी तेजी के साथ बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। वही इस समय उसके पीछे पीछे तेजी से रोशनी भी उसे तरफ जा रही थी। समय बहुत कम था, जिंदगी और मौत के दरवाजे एकदम एक दूसरे के सामने थे। अब ये रोशनी पर था कि वह किस तरह से वहां तक पहुंच पाती है। दूसरी तरफ वह इंसान के रूप वाला लाल नाना को अपने घुटनों पर बैठकर अपनी काली जुबान बाहर निकलता है और अपने सामने बेहोश पड़े जगह जगह से खून बह रहे बुरी हालत में मौजूद रोशनी के मामा के शरीर पर मौजूद खून को अपनी लंबी जुबान से चाटने लगता है। उसकी आवाज इस समय सन्नाटे में गूंज रही होती है। उसकी जीभ इतनी रोकी होती है कि रोशनी के मामा के चेहरे की स्किन भी निकल जाती है। उनका पूरा चेहरा खराब हो गया होता है। कुछ ही पल में पूरी जगह खून खून हो गई होती है। एक एक करके कपड़ों के अलावा उसे पूरी जगह पर सिर्फ एक इंसान के आधे खाए शरीर के अलावा और कुछ नहीं होता है। 20 मिनट के गेट के बाहर यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस समय से किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। उसे तरह कहते हैं सिर्फ रुद्र यहाँ पर है, लेकिन यहाँ कोई और होगा, इस बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। कौन हो सकता है यह नहीं, सदा पास नहीं जाना चाहिए। अगर अभी कुछ भी गलती हुई तो कहीं वो रुद्र पर हमला ना कर दे। उसे लाल दानव को देख करके रोशनी के माथे पर पसीने के कमरे में इस समय काफी ज्यादा ठंड होती है। रोशनी के आसपास घूम रही वह अग्नि एक झटके में कैमरे के अंदर आती है और अभी भी उसकी तरफ पीट करके उसे इंसान को खा रहे हैं, उसे दानव के ऊपर हमला कर देती है। ठंडेपन की आदत रखने वाले लाल दान के ऊपर मंत्र से सिद्धकी गई वह अग्नि का इस तरह से असर होता है कि वह लाल दानव जलने लगता है। वही उसके हाथों में मौजूद रोशनी एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेकर के सीधा रुद्रा की तरफ घूमती है, जिसे होश में देख करके रोशनी हैरान रह जाती है। वही अपने सामने उसे आधे खाए हुए इंसान के शरीर को और उस दानव को देखकर रुद्र को कैसा लग रहा था, ये सब उसके चेहरे पर आ रहे हैरानी भरी एक्सप्रेशन से साफ साफ नजर आ रहा था।
उसने अभी अपनी आंखों से देखा था किस तरह से रोशनी ने एक आंख के गले को उसके ऊपर फेंका था। रुद्र परेशानी के साथ रोशनी की तरफ घूमता है और कहता है, ये सब उद्धरण चिन्ह रोशनी से बीच में उगते हुए उसके खड़े होने में मदद करती है और कहती है, अभी नहीं, पहले यहाँ से निकलते हैं। तो रुद्र को रोशनी कैसी है पता चल गई है। आखिर क्या होने वाला है? क्या लाल दानव खत्म हो गया और अपने माँ की मौत के बारे में कब पता चलेगा रोशनी को? 62 तिलिस्मी रस्सी। कार्तिक और मोहित 15 बॉडीगार्ड की टीम के साथ इस समय उस यूनिवर्सिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं जिसे अभी कुछ समय पहले मोहित ने ट्रैक किया होता है। अपनी यूनिफॉर्म पहली गाड़ी के बैकसीट पर बैठा कार्तिक बार बार खिड़की की तरफ देख रहा होता, वहीं दूसरी तरफ मोहित बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा होता। उसे ऐसी हरकतें करता देख करके कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से के मारे चलते हुए कहता है, 50वीं बार जब से हम लोग इस गाड़ी में बैठे हैं तब से तू ये घड़ी देखे जा रहा है। मैं परेशान हो चुका हूँ। अरे नहीं समझ में आता क्योंकि तुम एक 23 साल की लड़की के बातें कैसे सुन सकता है? इतना बड़ा है करके बाद भी तुझे रुद्र के पास उसे यूनिवर्सिटी जाने से डर लग रहा है। अरे वहाँ कोई भूतनी या फिर शैतान होता मिठाई की जो हमारे पहुँचने ही हमें खा जाएगा। उसकी बातें सुन मोहित घूम करके उसे देखा है। इस समस्या मन कर रहा होता है ना कि जाकर के कार्तिक, सच में अगर इसमें मार्शल आर्ट की इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती और इतना अच्छा फाइटर नहीं होता ना तो मैं इसे कब का मार देता। मतलब अभी हम लोग पहुंचे नहीं और इस मनहूस ने मनहूसियत फैलाने भी शुरू कर दी। पता नहीं कौन सी क्रांतिकारी की भूतनी जी वहां इंतजार कर रही होगी जिसको लेकर के मेरी पूर्वजों की अम्मा को भी टेंशन है। और ऊपर से यह मना किया था मैंने आधे घंटे बाद निकलते हैं, लेकिन नहीं है भगवान, जब तक हम लोग पहुंचे तब तक किसी तरह से मेरी पूर्वजों की अम्मा, मेरा मतलब है रोशनी मैमा, उस जो भी है उसका गेम ओवर कर दे। इतना का करके कार्तिक को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मोहित अपने हाथों को जोड़कर भगवान से मानने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पूरी रफ्तार से बेसमेंट से निकलते हुए ये हाथों में मोबाइल का टॉर्च और दूसरे हाथ से रुद्र का हाथ पकड़े रोशनी और रुद्र बाहर भाग रहे होते हो। उस लाल मिट्टी के शैतान दर्द से चलने की आवाज इस समय उनके पीछे गूंज रही होती है। जिस तरह से मौत जिंदगी भर एक इंसान का पीछा नहीं छोड़नी, ठीक उसी तरह से इस समय उसे लाल मिट्टी वाले शैतान की आवाज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर भागते भागते किसी तरह से वह लोग बेसमेंट से निकले थे। Vahi Rudra Jisik La Yaha Sabakucha Bilkalanaya Tavahabi Kudako Kabu Mem Rakakara Sefa Isa Samaya Jagahashe Bahara Nikolane Ki Kazisa। लेकिन क्या यह इतना आसान था? ये चीज़ तो रोशनी को भी नहीं पता थी। लाल मिट्टी के शैतान की सबसे खास ताकत रही होती है कि एक बार जैसे वह पकड़ लेता है फिर उसे उनके बंधन के टूटने तक नहीं छोड़ता और जिस जगह पर रहता है वह जगह इसकी शिकार के लिए मौत की गुफा होती है जिसके अंदर तो आ जाता है पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इसी अनचाहे मुसीबत का सामना रुद्र और रोशनी करते हैं जब वह लाल कोर जो पहले तो उसे अग्निगोले की चमक और तप की वजह से दूर था अब राशन का रूप ले लेता है और वह रसिया बेलिया बनकर रुद्र के पैरों में जाकर बंद हो जाती है। दूध के पैरों में और हाथों में वो रस्सी बंधे होने कारण अचानक से जमीन पर गिर जाता है। रोशनी जिसने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ हुआ था वह भी बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। अभी कुछ घंटे पहले रूम का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी चोट अभी भर भी नहीं होते हैं कि उसे और चोट लग जाती है। वो रस्सी रुद्रा के हाथों और पैरों की स्किन तक जला रही होती है। रुद्रा ठीक तो होना, तुम प्लीज खुद को संभालो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा बल पर भरोसा करके इन राशियों से छूटना होगा। रुद्रा की ऐसी हालत देखकर रोशनी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वह उसे खुद की आत्मा की शक्ति पर भरोसा रखने के लिए कह रही होती है पर उसे भी पता होता ये रस्सी एक ऐसे इंसान की सिर्फ लोग का बुरा किया और मरते वक्त अनचाहे इच्छाओं के साथ मारा था। ऐसे लोग करने के बाद काफी ज्यादा है, इनके अंदर की अग्नि कभी खत्म नहीं होती और यही कारण था कि रुद्रा के बिजनेस सूट का कपड़ा तक जल गया था। रोशनी अपना हाथ बढ़ाकर आगे रुद्र की राशियों को खींचकर खोलने की, लेकिन अपने हाथों की स्किन को जलता हुआ देखकर के रुद्र से रोकते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ, तुम्हारे हाथों की स्किन भी जल जाएगी, पानी का इस्तेमाल करते हैं, देखो अगर कहीं पानी मिले तो। लेकिन रोशनी से बीच में ही टोकते हुए कहती है, रुद्र हमारे पास टाइम नहीं है, पानी से कुछ नहीं होने वाला, यह कोई नॉर्मल आग नहीं है, एक बड़े ही क्रूर आत्मा के मन की आग है, नॉर्मल पानी से कुछ नहीं होगा और मेरी चिंता मत करिए, वही सब चीज़ों के बारे में जानती हूँ, मैं कर लूँगी। इतना कहकर के रोशनी रुद्र के हाथों की गांठ खोलना लगती है। रुद्र अपनी आंखों के सामने देखा है किस तरह से जैसे जैसे वह रस्सी छोड़ होती है उसके हाथों की चमड़ी जला शुरू हो जाती है इस समय, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का नाम और निशान तक नहीं होता। रस्सी रोशनी के खोलने पर हल्की सी हो रही होती है, लेकिन रुद्रा के हाथों की चोट भी अब हल्की हल्की जलन शुरू हो जाती है। इस समय रोशनी और रुद्र दोनों के हाथ खून से रंगे होते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यह किसका खून है, रोशनी का या फिर रुद्र का। रुद्र भी अपनी गहरी आंखों से सिर्फ रोशनी को देखे जा रहा होता है।
सच में उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि अभी कुछ समय पहले जो भी कुछ हुआ वह क्या था और क्यों था। जिस चीज को उसने देखा वह इंसान नहीं था, लेकिन क्या था इसके बारे में शायद रोशनी को पता था। अपनी पूरी जिंदगी साइंस में मानने वाले रुद्र के आंखों के सामने एक इंसान का आधा खाया हुआ शरीर पड़ा था। देख, इस तरह जीव जिसे अगर कोई नॉर्मल इंसान देखा तो कब का डर के मारे बेहोश हो चुका होता। ये सब उसे नहीं पता था। आज उसकी जिंदगी के बारे में सोचने के तरीके को इस हादसे में बदल के रख दिया था। हाँ, पर एक चीजों से पता थी कि मुसीबत चाहे कोई भी हो, अपनी जिंदगी के परेशानी के हर स्टेज में पता नहीं क्यों, लेकिन ये हमेशा मासूम देखने वाली 23 साल की लड़की उसे देखी जाती थी। जहाँ रुद्र के मन में हजारों सवाल थे, वहीं दूसरी तरफ बस किसी तरह से इस जगह से बाहर निकलने की फिराक में रोशनी आखिरकार हाथों की रस्सी खोल ही लेती है। लेकिन इससे पहले कि रोशनी और रुद्र इस चीज को लेकर थोड़ा सा भी खुश हो पाए, 31 पावर के साथ वह रस्सी पीछे वापस बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगती और खींचने लगते हैं अपने साथ रुद्र को। रुद्र को इस तरह से उसके हाथों को छोड़कर जाता हुआ देख करके रोशनी तेजी से चलते हुए उसकी तरफ भागती है। Rudra, vahi besamenta mem jala rahi aja abadaya diakama ho rahi hoti hai. रोशनी को अपने पीछे आता हुआ देख करके अभी जो भी कुछ अंदर बेसमेंट में हुआ वह सब रुद्र के दिमाग में बिल्कुल ताज होता है। इसीलिए वह बिना किसी इमोशन के कहता है, रोशनी मेरे पीछे माता, वापस जाओ, मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगा, वापस जाओ रुद्राक्ष के पास। वही रोशनी उसके बाद तो पर इतना ध्यान नहीं देती है। इस समय उसके लिए बस एक ही बात जरूरी होती है, मेरा रुद्र मौत की तरफ बढ़ रहा है, नहीं नहीं मुझे उसे रोकना ही होगा। क्या रोशनी रुद्र को मौत के दरवाजे से वापस ला पाती है या फिर रुद्र वापस से उसे लाल शैतान के सामने पहुंच जाता है। 63 300 साल पुरानी भूतनी है पत्नी। यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में वह आग जो अब तक पूरी तेजी से जल रही थी वह अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। वही उस बेसमेंट की तरफ तेजी से खींचते हुए अब सीढ़ियों तक आ चुका होता है। वह पूरे टाइम अपनी कमर को झुकाकर सिर्फ अपने पैरों की रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी तरफ भागती हुई रोशनी अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है। उसे पता चल चुका होता है कि इस तरह से करने से कुछ नहीं होने वाला था। एक कोने में रख करके वह अपने अंगूठी को ध्यान से, वैसे तो उसे अभी उसे चीज का इस्तेमाल नहीं करना था क्योंकि उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से उग्र नहीं था। उसने अभी कुछ ही समय पहले तो अपने बेटे को जन्म दिया था और एक एक करके उसके साथ कुछ न कुछ होते गया, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचा। चाहे जो भी हो जाए, मुझे किसी भी कीमत पर शुद्ध को वहां से निकलना ही होगा। दूसरी तरफ बेसमेंट की सीढ़ियों को पकड़े हुए रुद्र बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रहा था। उसके हाथों की चोट अब और भी ज्यादा गहरी हो गई होती है। धीरे धीरे करके खून रीस रहा होता है। हाथ पैर और सर की चोट अब और भी ज्यादा गहरी हो गई होती है। खुद को किसी तरह से सीधी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके रुद्र अपने पैर ऊपर खींचता है और एक हाथ से बाउंड्री का एक कोना और दूसरे हाथ से उन राशियों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। बार बार सीढ़ियों की तरफ देखते हो वह देख रहा होता है, अच्छा है रोशनी मेरे पीछे नहीं आ रही, मुझे इसे तोड़ना ही होगा। पिछले 3 साल से उसे अकेले छोड़ने के बाद मैं अब उसे और अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से निकाल कर रहूंगा। ये रुद्र का खुद पर विश्वास होता है या फिर कुछ और, ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से रोशनी ने कहा था अपनी आत्मबल पर भरोसा करो, और इसी वजह से रुद्रा उसे रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। रस्सी तोड़ने के बाद रुद्र अपने पैरों को देखता है जो कि बुरी तरह से कट चुके होते हैं। इस समय पूरा एरिया काफी ज्यादा शांत होता है। 2-4 लंबी गहरी सांस लेने के बाद रुद्र रेलिंग को पढ़कर उठने की कोशिश करता है। जैसे ही वह खड़े होकर के पीछे घूमता है, एक डरावनी आवाज से सुनाई देती है, तुम मेरे हो। बस इसके बाद बिल्कुल किसी वैक्यूम की तरह तेज हवाएं रुद्र को खींचने लगते हैं। रेलिंग पर अपनी पकड़ को मजबूत करके रुद्रा हल्का सा वह अजीब सा शैतान जैसा जीव जिसे उसने पहले देखा था, इस समय वह इस आग में जल रहा होता है जिसे रोशनी ने उसकी तरफ फेंका था। इस समय वह काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। किसी को नहीं पता कि जो लाल लाल चीज उसके मुंह से टपक रही वह उसे इंसान का खून होता है जिसे उसने कुछ समय पहले खाया होता है या फिर कुछ और। रुद्र को अपनी ताकत से खींचते हुए इस समय इतनी तेज हवा का झोंका बेसमेंट से होते हुए सीधा नीचे जाने लगती है। जिस रेलिंग को पकड़ करके रुद्र खड़ा होता है वह रेलिंग भी टूट करके सीधा नीचे जाने लगती है। सीढ़ियों पर गिरकर घूमते हुए रुद्र सीधा बेसमेंट के नीचे पहुंच जाता है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपना सर उठा करके जब रुद्र अपने सामने देखता है, उसके सामने नुकीले दांत और एक लंबी जबान होती है। रुद्रा के चेहरे पर अपनी जीभ से चाटते हुए और अपने चेहरे को उसके पास ले जाकर रुद्र के सर से टपक रहे उसके खून को सूंघते हुए कहता है, तुम मेरे हो। रुद्रा अब तक दिल से नहीं हारा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर वापस भाग सके। क्या यह अंत है? लेकिन फिर एक आवाज उसे पूरी शांति को तोड़ते हुए रुद्र के कानों तक जाती है, नहीं वह मेरा है। रुद्र अपने सर को पीछे घूमकर जब देखता है तो हैरान रह जाता है।
एक अजीब सी चाबुक जैसी चीज जो कि इस समय हवा में लहरा रही होती है, ऊपर से एक मोटी रस्सी की तरह और नीचे से एक पंजे जैसी नुकीले किलों के साथ लगी। वह काफी डरावना हथियार होता है। ऊपर से 2 बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा मुंह और गोरे रंग, छोटे से चेहरे के साथ 5 फुट 6 इंच की हाइट वाली रोशनी के हाथों में बहुत अजीब लग रहा होता है। रोशनी के चेहरे पर इस समय गुस्सा साफ साफ झलक रहा होता है। अपने हाथों में मौजूद उस जादुई चाबुक के साथ वह गुस्से से कहती है, वह मेरा रुद्रा है, तुम्हारा नहीं। और फिर अपने चाबुक को घुमा करके निशाना लगाते उसे लाल दानव के सर को पकड़ करके उसे रुद्र से दूर करते हुए दूसरी तरफ खींचती है और फिर उस रस्सी को हवा में फेंकते हुए सीधा रुद्र की तरफ भागती है। रुद्र पूरे टाइम खाली रोशनी को देख रहा होता है। एक छोटी सी छिपकली से डरने वाली रोशनी इतने बड़े दानव को पकड़कर खींचकर फेंक रही होती है और उससे भी ज्यादा हैरानी तो उसे तब होती है जब रोशनी के छोड़ने के बाद भी वह रस्सी ढीले नहीं पड़ती बल्कि और टाइट हो जाती है। इसी बीच रोशनी रुद्र के पास जाती है और उसे उस जगह से उठाते हुए कहती है, रुद्रा उठे, चलिए हम यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। काफी ज्यादा खून बहने का कारण रुद्र इस समय काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। के लिए ठीक से उठ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन यही समय था, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोच करके बड़ी मुश्किल से किसी रोशनी का सहारा लेते हुए रुद्रा उस जगह से बाहर निकलता है। एक एक कदम पहाड़ बराबर होकर भी किसी तरह से वह दोनों यूनिवर्सिटी के गेट से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर अपने सामने का नज़ारा देखकर रुद्र दंग रह जाता है और फिर परेशानी से रोशनी की तरफ देखने लगता है। ये सब उसके सामने एक खून से भरे घेरे के अंदर ब्लैक रंग की परछाई बैठी होती है जो देखने से रोशनी की लग रही होती है। इसी के साथ पूरी यूनिवर्सिटी के चारों तरफ एक सफ़ेद रंग की धुंध छाई हुई रहती है जो कि आसपास मौजूद उसे लाल रंग की धुंध को अपने अंदर समा रही होती है। रोशनी को समझ नहीं आता कि अब उसे आखिर करना क्या चाहिए। हे भगवान, उसे राक्षस से निपटना तो पहले ही मुश्किल था और अब रुद्र सिंघानिया के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कैसे बताऊंगी कि 300 साल पुरानी भूतनी है तुम्हारी पत्नी। चट 64। रोशनी कहाँ है? रोशनी और रुद्रा इस समय एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहां रुद्र की आंखों में हजारों सवाल होते हैं, वहीं रोशनी उन सवालों के जवाबों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। रोशनी अपना मुंह खोलकर इससे पहले कि रुद्रा को कोई जवाब दे पाती, अचानक से जमीन, पहले धीरे धीरे लेकिन फिर काफी तेज आवाज के साथ जमीन पूरी तेजी के साथ हिलने लगते हैं। रोशनी लड़खड़ाने लगती है, लेकिन इसी बीच वह रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। उसके हाथ रुद्र के बाजू को पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही रुद्र जिसके पैरों में काफी ज्यादा चोट लगी थी, इतनी ज्यादा कि उसके हैंडमेड सूट की पेंट और लेदर शूज बुरी तरह से फट चुके थे और उसके गांव में से खून टपक रहा था। जमीन हिलने के कारण उसके कदम अपने आप लड़खड़ाने लगते हैं। वही वो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर इस समय लाल मिट्टी का शैतान और रोशनी की वीप होती है, वो पूरी यूनिवर्सिटी एक झटके में तहस नहस हो जाती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग अचानक से गिरने के कारण जमीन में दरार आ जाती, वो दरार बिल्कुल किसी तिरछी लाइन की तरह उसे खून के घेरे की तरफ भरने लगती है, जिसमें इस समय रोशनी ने अपनी परछाई को ड्रॉप करके रखा होता है। ये सब देख करके रोशनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है, चिंता के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी कपन को महसूस करके रुद्रा परेशानी से उसकी तरफ देखने लगता है। रुद्रा की नज़रों को खुद पर महसूस करके रोशनी अपनी परछाई वाली खून के तंत्र की तरफ देखने लगती है, जिसमें धीरे धीरे दरार पड़ रही होती है। इस समय जब रुद्र देख नहीं रहा होता तब उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ जाती है, बिल्कुल जैसे किसी एक रे विजन की तरह। इस समय उन खंडहरों में क्या हो रहा था, ये सारी चीज रोशनी अपनी तिलिस्मी रस्सी की शक्तियों के सहारे देख सकती थी। खंडहरों के पीछे पे कभी भी और तिलिस्मी रस्सी ने उसे लाल शैतान को कसकर पकड़ हुआ रहता है। अपने हाथों के सहारे आसपास की टूटी दीवार पर मार मार के वह छूटने की कोशिश कर रहा होता है। रोशनी की आंखें फिर से बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है। वह घूम करके रुद्र को खड़ा करते हुए कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा रुद्र, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस समय किसी भी वक्त वह शैतान तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, चलिए उठिए, कोशिश करिए। इतना कह करके वह रुद्र के हाथों को पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश करती है। रुद्र भी अपने दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, दोनों कदम से कदम मिला करके रोड के किनारे में खड़ी रोशनी की स्कूटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो रोशनी उतने खतरनाक शैतान को देखकर नहीं डरी, एक आध खाए हुए इंसान को देखकर नहीं डरी, वो रोशनी रुद्र के हाथ और पैरों में से खून निकलते देख करके अपना मुंह फेर लेती है। हमेशा से जी रुद्र को उसने सबके ऊपर राज करते हुए देखा था, जो बंदूक के सामने खड़े होकर भी अपनी नजरें नहीं झुकाता था, बड़े से बड़े मिनिस्टर्स को भी जिसके आने पर खड़ा होना पड़ता था। जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया था वह रुद्र अब खड़े भी नहीं हो पा रहा था। ये देखना ना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। Eka jindagi mem tavaha rudra shay kafi pahale mari thi usamaya usak mana mem atani naparata thi ki usaki atmako kabi mukti hai nahim mila pai rudra ko sayada asasa nahim hota ta lekina.
रुद्र क्यों नहीं आया? क्यों उससे वह प्यार नहीं करता था? क्यों उसके मरने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई? Use Samaya Jatani Naparata use Akati Shaithi uses Kai Jadagasa use Rudra Shay Ta Lekina Samaya Ki Sata Sata use Napani Ankom Shay Dekata Pahale Rudra Ni Usaki Sita Ko Aga Lagai Thi Fira Dekatehi Dekat Hai Dekat Akati Ki Jalamem Fasi Rudra Ki Bahana Jais Isabara to use and Baka Lia Para use Samaya Usaki Laza Kobi Kandadine Vala Rudra Hai Ta Fira a pain Dadaji choked by Vira Bear by Eka Eka Karaka pain. परिवार के सभी लोगों को तब तक 40 साल तक के हो चुके रुद्रा ने कंधा दे दिया था। एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होता ये सब। रुद्र के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं देखा था। अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक को कार एक्सीडेंट में खोने के बाद, मोहित के मरने के बाद भी रुद्रा के चेहरे पर कोई अफसोस, कोई भाव नहीं थी। कभी कभार तो उसे ईशान की बात सही लगती थी कि रुद्र पत्थर की मूर्ति ही है और उसका दिल नहीं बर्फ का टुकड़ा है जिस किसी के जीने या फिर मरने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन की गलत था। देखा था उसने रुद्र को रोते हुए। उसे समय भले ही वह जिंदा नहीं थी पर उसे महसूस हो सकता था। उसने अपनी आंखों के सामने कितनी बार कोशिश की लेकिन उसका बेटा रुद्राक्ष पता नहीं क्यों किस वजह से उसे समझ नहीं आया। पर 18 साल का रुद्राक्ष उसने 17 मंजिला बिल्डिंग के 10th फ्लोर से नीचे कूद गया। उसने कितनी कोशिश, उसे दिन उसने जितनी शिद्दत से चाहा था कि काश वो इंसान होती, काश वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे रोक पाती। उसने देखा था किस तरह से रुद्राक्ष की खून से लटपट शरीर को अपने हाथों में पकड़कर रो रहा था। रुद्रा पूरे 3 दिन तक उसने रुद्र को वैसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद रुद्र से महसूस कर सकता था। उसे दिन लिविंग रूम में बैठे बैठे इस तरफ वह देख रहा था जब बेटे अपने बूढ़े बाप को कंधा देते हैं। उसे उम्र में लगभग 50 साल का रुद्र अपने 18 साल के जवान बेटे को कंधा दे रहा था। इसके बाद तो जैसे किसी ने रुद्रा की कमर ही तोड़ दी थी और देखते ही देखते इंडिया का सबसे अमीर आदमी जिसे 40 साल तक कोई ताकत हिला नहीं पाई थी, वह कितनी अकेलेपन के साथ मारा था वह उसने अपनी आंखों से देखा था। आज जब वह इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है और लड़खड़ा कर बड़ी मुश्किल से चल पा रहे रुद्र को देखते हैं तब उसे महसूस होता है कि शायद अपने दिल की सबसे बड़ी तमन्ना यानी कि वापस इंसान बनने के बाद शायद सिर्फ अपने परिवार को बचाना या फिर आकृति से बदला लेना ही उसका मकसद नहीं था, बल्कि इस हमेशा पहाड़ की तरह खड़े रहने वाले लेकिन अकेलेपन के कोहरे से घिरे रुद्र को जिंदगी जीने का असली मकसद सीखना और शायद दिल के एक कोने में अपने छुपे प्यार को जताना भी तो है। रुद्रा जिसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था तब उसकी नज़र रोशनी के चेहरे पर मौजूद हल्की मुस्कान पर जाती है। एक सेकंड के लिए तो वह बुरी तरह से दंग रह जाता है। उसे याद भी नहीं है कि आखिरी बार रोशनी के चेहरे पर इतनी शांति भारी मुस्कुराहट कब देखी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मुझे चोट लगी इस बात से। रोशनी जो अब तक रुद्र के साथ साथ चलने के बारे में सोच रही होती है, उसका दिमाग इस समय बुरी तरह से खराब हो जाता है और वो गुस्से से रुद्रा को देखते हुए कहती है, अगर मैं सच में इतना खुश होती ना तो फिर तुम्हें उस रक्षा के सामने छोड़कर के आराम से घर जाकर सोती। और फिर गुस्से से रुद्र को स्कूटर पर धक्का देते हुए खुद उसे चलाने के लिए बैठ जाती है। एक तो मैं इतनी मेहनत से इसे बचाकर लाई, ऊपर से ये तुमसे तो मुझे सिंपैथी भी नहीं जतानी चाहिए। खैर छोड़ो, नहीं तो वह राक्षस सच में आ जाएगा और इस बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें स्कूटर से धक्का मार के उसके मुंह में फेंक दूंगी। उसकी बातें सुन के रुद्र अपनी आंखें बंद करके उसके पीछे टेक लगा कर बैठ जाता है। सच में उसने कितना मिस किया था इस बड़बड़ाने वाली रोशनी को। थोड़ी देर बाद दोपहर के 3 बजे रुद्र को होश आता है। इस समय अपनी आंखें खोलते ही वह तुरंत इधर उधर देखता है तो खुद को उसे फ्लैट में पता है जिसे उसने रिनोवेट करवाया था। रोशनी के बगल में रहने के लिए उसके चोट पर पट्टी लगा दी गई होती है, उसके कपड़े बदले हुए होते हैं। लेकिन सवाल ये होता है क्या फिर रोशनी कहाँ है? CH65 रोशनी मेम मल्होत्रा मेंसाना आयसा समया रुद्राक्सा को अपने हाथों में लिए ईशान कमरे के अंदर बेड पर पीठ Tika Kara Baith Rudra Ko Deka Raha Hota Hijo Ki Gus भरी नजरों से अपने सामने खड़े कार्तिक और मोहित को घूर रहा होता है और फिर अपने गोद में मौजूद अपने भांजे को देखते हुए कहता है, देख रहे हो तुम्हारे आपके कर्मों का फल अब उसे मिल रहा है। आज तक न जाने कितने ही लोगों को बेचारे ने पिता है कॉलेज के अंदर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन होने का कितना गलत फायदा उठाया था इस इंसान ने। आज देखो किसी ने इसे भी पीट दिया। ऑरेंज में इसके टूट जाने के बाद तुम्हारी माँ ने इसे बचाने का काम किया, इसीलिए बड़े होकर के अपने बाप जैसा नहीं माँ जैसा बना। वैसे अगर तू अपने मामा जैसा बन जाएगा तो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर अपने गोद में मौजूद रुद्राक्ष की नाक को पिंच करते हुए ईशान उसे खिलाने लगता है। वही रुद्रा अपनी नजरें ईशान पर घुमा देता है और मोहित को कहता है, मोहित जा करके रुद्राक्ष को यहाँ ला करके लेटा दो। और ईशान अगर तुम्हें अपने जैसा किसी को अपने जैसा बनाना है तो अपना खुद कर लो। Rudra ki Batum Ko Suna Karakazana Ko Bahuta Jada Gusa
आता है वह बेड के सामने खड़े होकर के रुद्र को उंगली दिखाते हुए कहता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मेरी बहन नहीं होती ना तो इससे कहीं ज्यादा टूटे होते। तुम पता है कितने भरी हो, बीच रास्ते में ही बेहोश हो गए और तुम्हारे ये दो अंटर-पटर इतनी जल्दी पहुंचे कि तुम्हारी मलहम पट्टी हो गई थी। फिर भी ये दोनों गाड़ी में ही घूम रहे थे, इसलिए तुम्हें हम दोनों भाई बहनों का एहसानमंद होना चाहिए और मैं ना मेरे भांजे को पत्थर की मूर्ति नहीं बनने दूंगा। यू इमोशनलेस अंकल। ईशान की बातों को सुनकर के मोहित उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। यह आदमी कभी नहीं सुधरने वाला। ये तो एकदम भूल ही जाता है कि अगर रुद्र मेरी पूर्वजों की अम्मा से 8 साल बड़ा है तो ये भी तो उससे 8 ही साल बड़ा है ना। दूसरों का अंकल बोल कैसे लेता है, पता नहीं इस पर लगाम लगाने वाली कहाँ है और कब आएगी। लेकिन फिर भी रुद्र की बात मानते हुए उसकी तरफ लाल आंखों से देख रहे ईशान के पास जाकर बड़ी मुश्किल से रुद्राक्ष को अपने हाथों में लेकर वह जाकर के सीधा रुद्र के पास ले देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था ईशान रुद्र के पास जाकर उसके बेटे को ले जाने की हिम्मत तो कभी नहीं करेगा, जैसे भी वह तो आती ही होगी। और जैसा कि मोहित ने सोचा था, मीरा अपने हाथ में ट्रे लेकर कमरे के अंदर आती है। उसे अंदर आता देख करके सब लोग शांत हो जाते हैं। उसे अंदर आता हुआ देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं। मोहित कार्तिक के पास चला जाता है और रुद्र रुद्राक्ष के बालों में अपने हाथ घामता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान को टेंशन होने लगती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं पास में रखे चेयर पर लगभग धक्का मारते हुए कहती है, ठीक है बस बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया तुमने, अब चलो सब लोग खाना खा लो और अगर तुमने अब एक भी शब्द बोलने के लिए अपना मुंह खोल तो फिर मुझसे बुरा इस पूरे घर में कोई नहीं होने वाला है। और हाँ रुद्रा, तुम आराम करो क्योंकि मेरी नंद अगले 2 घंटे तक वापस नहीं आने वाली। उसे कुछ काम है और उसने मुझसे कहा है कि तुम्हें और ईशान को एक ही कमरे में एक रखूंगा कि तुम बोर ना हो। मीरा की बातें सुन करके रुद्र एक नज़र उसे गुस्से से घूर रहे ईशान पर डालता है और फिर खिड़की के बाहर देखते हुए एक गहरी सांस लेकर सोचने लगता है, ये लड़की पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है और अब कहाँ चली गई। दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन के बाहर उसके पिछले दरवाजे के सामने खड़ी रोशनी उसे घर को बड़े ध्यान से देख रही, जहां वह पैदा हुई, जहां पर बड़ी हुई, जहां पर उसकी माँ की, उसके भाई की, सबकी यादें हैं, जहां पर उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली, जो एक के बाद एक उसकी जिंदगी के सबसे बुरे समय की गवाही देने लग गया। और अब ये घर, इस घर में रहने वाले लोग सब उसके लिए बेगाने हो गए थे। मुझे जानना होगा आखिर मोहिनी ने वह गुड़िया छुपाई कहाँ पर है। घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाते हुए रोशनी इधर उधर बढ़े ध्यान से देखती है, एक एक कदम के साथ संभल संभल के घर के अंदर जाते हुए वह सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए सीधा मोहिनी के कमरे की तरफ जाने लगती है। जितना उसे पता था, मोहिनी जैसी औरत सब कुछ छुपा देने के बाद भी शांति से नहीं बैठी रहती है। उसने पक्का उसे गुड़िया को किसी ऐसी जगह छुपाया होगा जहां पर किसी का पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो। और जितना उसे पता है, उसका खुद का कमरा शायद वह पहले जगह हो, लेकिन फिर भी काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी एक कपड़े के अंदर से चाबी नीचे गिरती है, बिल्कुल अलग तरह की। उसे गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि यह चाबी उससे पहले कहीं देखी है। फिर उसे अचानक से कुछ याद आता है और वह यहाँ से तुरंत निकलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह यहाँ से जा पाती, उसे अपने पीछे किसी के ताली बजाने की आवाज सुनाई देती है। वह क्या बात है, तो बेटी माँ से ज्यादा होशियार है, लेकिन तुम्हारी रगों में दौड़ तो उसी बेवकूफ का खून रहा है ना, इसलिए तो इतनी आसानी से यहाँ पर तुम आ गई। मुझे पता है तुम्हें जोरदार झटका तो लगा ही होगा। मेरी प्यारी बेटी घर के अंदर छुप कर आते हैं और जितना मुझे पता है ना तो तुम मल्होत्रा फैमिली का हिस्सा हो। रब्बा, इस घर में रहती हो, कारण क्या है तुम्हारे आने का। दरवाजे पर एक मेहरून कलर की साड़ी और डायमंड ज्वेलरी पहने मोहिनी खड़ी होती है। अपने दोनों हाथों को बांधकर वह एक के बाद एक तंज कस रही होती है रोशनी को। वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को देखकर के अपने गुस्से को काबू में कर रही है। अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है, मुझे खुद को शांत करना होगा। क्या सोच रही हो बेटा, गुस्सा आ रहा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। शुरू से लेकर अंत तक रुद्र पर हमला करने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, तुम्हें यहाँ पर लाना। मुझे इस बात का अंदाजा तो लग गया कि तुम्हें मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाकर तुमसे जानना था आखिर किस इंसान से कांटेक्ट में आकर तुम मेरी चाल से एक के बाद एक बच रही हो। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें रुद्र की गुड़िया दे दूंगी। आखिर तुम नहीं चाहती ना उसकी जिंदगी का अंत भी उसी तरह से हो जिस तरह से तुम्हारे मामा का हुआ था। मोहिनी की बातें सुनकर रोशनी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगती। उसे समझ नहीं आ रहा आखिर वह कहना क्या चाहती है। तो आखिर रोशनी आगे क्या करने वाली है।